तो प्रतिभूति बाजार को डिफाइन कर लिया, जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है उसे प्रतिभूति बाजार कहते हैं। प्रतिभूति बाजार के भी दो अपने अलग टाइप हैं, शेयर बाजार और दूसरा ऋण प्रतिभूति बाजार। ठीक है, हुंडी का प्रारूप। ठीक है, मॉडल ऑफ विल्स। दरअसल प्रतिभूति बाजार को ठीक से समझने से पहले ये देखना कि मन में आता है कि आखिर हुंडी होती क्या है। कुछ लोग के दिमाग में अलग अलग ख्याल आते हैं कि हुंडी पता नहीं क्या चीज होती है, कैसे होती है, क्या होता है, तो उसको समझ लेंगे। ठीक है, आखिर इसका प्रारूप क्या होता है। तो हुंडी एक बर्तन होता है, आप बताएंगे, या हुंडी एक दस्तावेज होता है? हाँ, क्लियर है ना, हुंडी है, हांडी नहीं बेटा, समझे। तो सोचो कि हुंडी के हांडी से तो नहीं बना, कभी एक दस्तावेज हो, वो दस्तावेज ना हो और एक बर्तन हो, नहीं, ये दस्तावेज होता है। और दस्तावेज का प्रारूप क्या होता है उसको देख लेंगे कैसे होता है प्रारूप। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए एक पेज। इसको साफ कर दें। तो यहां पर लिखी होती है डेट, जारी की गई तारीख। ठीक है, जारी की गई, जैसे मान लीजिए अगर ठीक है, ये क्या है, जारी तिथि। दाएं साइड में पेपर के दस्तावेज की जारी तिथि लिखी होती है, इशू डेट। इसको बना लेंगे, देखेंगे नहीं ऐसे। ठीक है, इशू डेट। और फिर बाईं तरफ से लिखा होता है कि मैं, ठीक है, मैं 2 दिन का अवकाश चाहता हूं। ठीक, ये हो जाएगी हुंडी, ऐसा नहीं है। मैं मतलब कौन, वो है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, मैं भारत का राष्ट्रपति। धारक को लिखा है कि नहीं, ऐसे लिखा होता है कि नोट पे हम देखते हो, हैं, लिखा होता है कि नहीं, मैं भारत का राष्ट्रपति। नोट पे राष्ट्रपति नहीं लिखा होता है, हुंडी पे लिखा होता है, ये कहां लिखा होता है। तो मैं भारत का राष्ट्रपति धारक को अब मान लीजिए एक अवधि होती थी जिसको परिपक्वता अवधि बोलते थे। ठीक है, मतलब कितनी अवधि के लिए हाँ निवेश किया जा रहा है हुंडी में। तो मान लीजिए अगर जैसे ये जारी तिथि आज है, ठीक है, और इसकी जो है भाई अधिकतम क्या होता है हुंडी में, अधिकतम कितनी अवधि होती है, 1 वर्ष से कम होती है, मतलब 364 दिन
तक होती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसमें हम 6 महीना जोड़ लें, ऐड कर लें, तो ठीक है 6 महीने मान लिए हमने कि 6 महीने के लिए जो है हुंडी में निवेश हुआ है। तो क्या है लिखा होता है प्रारूप में कि मैं भारत का राष्ट्रपति, धारक को दिनांक लिखी होती है, एक तो जारी तिथि हो गई, ठीक है। एक है कहां तक, धारक को 22/8/2022 या उसके बाद, या उसके बाद। अब उसकी कीमत होगी, पैसे कितने रुपए है ना, तो मान लीजिए कीमत उसकी 1000 रुपये देने का वादा करता हूं, देने का वादा करता हूं, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएंगे, हस्ताक्षर, ठीक है। हस्ताक्षर हो गए और आप आज से रामनाथ कोविंद हो गए, ठीक है। हस्ताक्षर हो गए। तो ये क्या था, जारी तिथि, एक तो जारी तिथि थी, ठीक है। और ये परिपक्वता तिथि, मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट। एक तो जारी तिथि, जिस तिथि को जारी हुई हो हुंडी, और दूसरा क्या है, जिस तिथि तक मान्य हो, वैलिड हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, परिपक्वता तिथि, ठीक है। इसको कुछ प्रचलित भाषाओं में, प्रचलित शब्दों में मियाद भी बोलते हैं, ठीक है, मियाद तिथि भी बोलते हैं। अब आपने तो पढ़ा कि परिपक्वता अवधि, ठीक है, आपने तो पढ़ा था कि परिपक्वता अवधि, फिर ये कहां चीज आई कि जारी तिथि और परिपक्वता तिथि। तो बेटा परिपक्वता अवधि होती है इस जारी तिथि और परिपक्वता तिथि के बीच की जो समय होता है, अवधि होती है, उसी को क्या बोलते हैं, परिपक्वता अवधि, ठीक है। तो इसमें कितने दिन की हो जाएगी, लगभग 6 माह परिपक्वता अवधि, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड, तो लगभग 6 माह,
ठीक है। अगर आप इसको दिनों में गिने, दिनों में रखें तो कितने दिन हो जाएंगे? वही फरवरी के आप 30 में से तो 2 दिन ही निकालोगे, ठीक है। मार्च में फिर क्या होगा, इसकी भरपाई करोगे, 31 की हो जाएगी ना, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी नहीं, 28 की ये है, फिर 31 का मार्च हो गया, ठीक है, तो 59 हो गया, फिर अप्रैल फिर 30 में पहुंच गया, 89 हो गया, फिर मई जो है फिर 31 में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर उधर 31 का फिर एक इधर ले आओ 90 और 120 हो गया, फिर जून 30 का 150 और फिर जुलाई 31, ठीक है। तो कितना हो गया, 191 कैसे हो गया भाई, 181, ठीक है। और फिर अगस्त वो भी कितने का होगा, तो 6 18 है तो 181 हो गया ना, नहीं, अरे देखो फरवरी 28, तो 28 दिन तो गिने नहीं जाएंगे पूरे, क्योंकि 22 से है, ठीक है, 22 तारीख से है ना, तो 22 गिना जाएगा और 28 तक गिना जाएगा, ठीक। तो ये कितने हो गए, नहीं 7 हो जाएंगे, एक तो 22 का भी गिना जाएंगे ना, 22 हो गए, 23 24 25 26 27 28, ठीक है, 2 4 6 7, मार्च 31, अप्रैल 30, मई कितना हो जाएगा, फिर जून 30 का, जुलाई और अगस्त, तो क्या अगस्त में भी 31 जोड़ेंगे, अरे जहां तक है वहां तक जोड़ेंगे ना कि नहीं, ठीक है, वहीं तक जोड़ेंगे, तो 22 तक तो वैलिड रहेगा, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे, ठीक है, नहीं गलत हो गया क्या, सही है ना, हाँ सही है कि नहीं, हाँ, तो इतने दिवस की क्या हो जाएगी, हुंडी हो जाएगी, ठीक है, इसे लगभग 6 माह लिखा था, ठीक, इतने दिवस की क्या है, हाँ, तो आप क्या बोलेंगे इसको, इतने दिवसीय हुंडी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, ये रफ वर्क है आपका, ऐसे करेंगे नहीं इसको कहीं, तो होना ही चाहिए क्योंकि सीसेट भी होता है, ये तो बता दिया कि हाँ इतने दिन होते हैं। हाँ, जैसे मुद्रा को गवर्नर करता है ना, तो इस तरह से हुंडी को राष्ट्रपति करता है जारी, ठीक है भाई। आप अगर किसी भी नोट पर देखोगे तो गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, और ऐसे हुंडी पर दम घुटरा के, बेटा पानी वानी पियाओ, पानी पी लो, तो इस तरह से हुंडी पर हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है। इसकी न्यूनतम अवधि जो होती है वो 7 दिवस की होती है, न्यूनतम अवधि 7 दिवस की होती,
और हुंडी की अधिकतम मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? बोलो। 1 वर्ष से कम। 1 वर्ष से कम मतलब वो 364 दिन या इससे कम। ठीक है, 364 दिन या इससे कम। अब इसको इसलिए समझा क्योंकि हम पढ़ रहे थे शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर बाजार, तो उसमें इसका जिक्र होगा। तो ये क्या था? हुंडी का प्रारूप था, मॉडल ऑफ बिल्स था। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है प्रारूप होता है। एक तरफ क्या लिखा होता है? जारी तिथि लिखी होती है, और बीच में क्या है? स्टेटमेंट लिखा होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं भारत का राष्ट्रपति, धारक को दिनांक लिखी होती है, एक तो जारी तिथि होगी जहां तक है वैलिड, ठीक है, मियाद तिथि या परिपक्वता तिथि कि इतने को या उसके बाद 1000 रुपए देने का वादा करता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक जारी तिथि है, दूसरा क्या है? परिपक्वता अवधि। तो जारी तिथि और परिपक्वता अवधि के बीच के, परिपक्वता तिथि के बीच की अवधि को क्या बोलेंगे आप? परिपक्वता अवधि। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हुंडी की न्यूनतम अवधि कितने दिन होती है? 7 दिन, और अधिकतम 1 वर्ष से कम। ठीक है, अधिकतम 1 वर्ष से कम। तो लिख लीजिए, लिखिए, जिस परिवेश में विभिन्न प्रकार की, जिस परिवेश में विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, उसे प्रतिभूति बाजार कहते हैं। उसे प्रतिभूति बाजार कहते हैं। इस बाजार के 2 प्रमुख खंड हैं। इस बाजार के 2 प्रमुख खंड हैं। कौन कौन से हैं? एक तो शेयर बाजार और दूसरा ऋण प्रतिभूति बाजार। तो लिख लीजिए, शेयर बाजार एक ऐसा परिवेश जहां पर शेयर्स या शेयरों का क्रय विक्रय होता है। उसको क्या बोलेंगे? शेयर बाजार। और दूसरा एक ऐसा परिवेश जहां पर एक ऐसी प्रतिभूति
जिसका विक्रय कंपनी या अन्य कारोबारी संस्था के अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं भी करती हैं। अब आपने लिखा ना कि एक ऐसी प्रतिभूति है ना जिसका विक्रय कंपनी, तो जिसका विक्रय से लेकर के संस्थाएं भी करती हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। का क्रय विक्रय ऋण प्रतिभूति बाजार कहलाता है। समझे कि नहीं इस चीज को? ऋण प्रतिभूति को आप लोगों ने ब्रैकेट में डिफाइन कर दिया है, यही तो थी ऋण प्रतिभूति। अब बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या लिखा था हमने, हुंडी का बट्टाकरण, ठीक है। तो हुंडी का बट्टाकरण हमने शुरुआत की थी, उस हुंडी के बट्टेकरण में हमने प्रतिभूतियों को समझा, ठीक है। वो चाहे अंश प्रतिभूति हो फिर ऋण प्रतिभूति हो, और फिर प्रतिभूति का हुंडी का प्रारूप भी देख लिया, ठीक है। प्रतिभूति बाजार देखा, और मेन टॉपिक हमारा क्या था, हुंडी का बट्टाकरण। तो आपने देखा कि ये हुंडी का प्रारूप है, इसमें क्या है, जो ये पैसा लिखा है, जो मूल्य लिखा है, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य, फेस वैल्यू। इसको भी देखो, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू, ठीक है। इसको साफ कर दें बेटा, इस वाले को। अब क्या है, यदि किसी हुंडी का अंकित मूल्य से कम कीमत पर, यदि किसी हुंडी का अंकित मूल्य से कम कीमत पर विनिमय होता है तो उसको बोलते हैं हुंडी का बट्टाकरण, समझे। उसको बोला जाता है हुंडी का बट्टाकरण। तो अंकित मूल्य से कम कीमत पर, तो यहां लिख लेंगे अंकित मूल्य से कम कीमत पर, अंकित मूल्य से कम कीमत पर हुंडी के विनिमय को क्या बोलते हैं, हुंडी का बट्टाकरण, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स।
हुंडी का बट्टाकरण पढ़ने के लिए हमने कितनी सारी चीजों को पढ़ा। यही पैटर्न होता है यूपीएससी का, वरना सीधे सीधे लिखा जाता है लिखिए हुंडी का बट्टाकरण, तो सीधे सीधे लिखा जाता है कि अंकित मूल्य से कम कीमत पर हुंडी के विनिमय को हुंडी का बट्टाकरण कहते हैं। अब आप कहोगे अंकित मूल्य क्या है, यही होता कि नहीं होता? अब पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? तो लिख लीजिए इसमें अंकित मूल्य से कम कीमत पर, अंकित मूल्य से कम कीमत पर हुंडी के विनिमय को, अंकित मूल्य से कम कीमत पर हुंडी के विनिमय को हुंडी का बट्टाकरण कहते हैं। और इसमें बैंक भी निवेश करते हैं। ऐसे बैंक भी निवेश करते हैं। और बैंक निवेश करता है तो बैंक अपने दो प्रकार से निवेश करता है, तो इसमें लिख लीजिए हुंडी में बैंकों का निवेश दो प्रकार का होता है। हुंडी में बैंकों का निवेश दो प्रकार का होता है। तो यहां देख लेंगे हुंडी में बैंकों का निवेश दो प्रकार से होता है। एक तो वो होता है, आपने पढ़ा था CRR, एक SLR पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं? और अगर CRR SLR को हम कम करेंगे तो निवेश में क्या होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ऋण लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे, ठीक है। तो यही चीज है कि बैंक जो है जब हुंडी में निवेश करता है तो वो SLR मानकों के निर्देशानुसार जो बाध्यकारी निवेश है उसी को करता है, SLR के मानकों के आधार पर निवेश करता है, ठीक है। अब SLR तो आपको पता ही क्या है, पता है कि नहीं? है? हाँ, स्कीमेटिक सरकार द्वारा तो की जाती है। अब ये नहीं कहना कि पूरा पूरा डिफाइन कर दो इसको, ठीक है। एक तो नगद CRR था, एक SLR था। अब रिवीजन नहीं करोगे तो ये दिक्कत आएगी। तो SLR मानकों के निर्देशानुसार निवेश करता है, मानकों के निर्देशानुसार बाध्यकारी निवेश करता है। और दूसरा क्या है? स्वैच्छिक निवेश, कि अपनी मर्जी से निवेश कर देता है। एक तो SLR मतलब एक तो उसको ये ध्यान में रखना है कि कहीं जो है CRR ना गड़बड़ा जाए और कहीं ऐसा ना हो कि निवेश गड़बड़ा जाए, ठीक है। तो जो SLR के लिए निर्देश दिए हैं, मानकों के निर्देश दिए हैं, उसको ध्यान में रख के निवेश करता है। दूसरा है तरीका कि वह अपनी स्वेच्छा से कर ले, स्वैच्छिक निवेश कर ले।
अब मुझे बताइए कि एसएलआर के मानकों के निर्देशानुसार बाध्यकारी निवेश की अगर हम बात करें तो ये कब निवेश होगा, जब मंदी का माहौल होगा या जब लिक्विडिटी रहेगी, कोई मंदी नहीं। ये बताइए, जब मंदी का माहौल नहीं होगा, कहने का मतलब ये है कि बाजार में कोई चीज उपलब्ध है, ठीक है, बाजार में कोई चीज उपलब्ध है तो तब कोई ना, जो मान लीजिए सब्जी जो है, कोई एक सब्जी बाजार में भरमार है उसकी, तो फिर अपनी मनमर्जी तो नहीं चलाएगा विक्रेता, फिर तो क्रेता 10 जगह भाव करेगा कि नहीं, मोल भाव करेगा कि नहीं, प्याज इतनी महंगी तुम 80 या 100 को दे रहे हो, वहां तो 40 को बिक रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, यही एसएलआर के मानकों के निर्देशन का मतलब यह है कि जहां पे जब मंदी का माहौल नहीं है तो उसको बैंक को समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। और जब देखिए कि हाँ मंदी का माहौल है तो बैंक को मजबूरी बस फिर जो है एसएलआर के मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, फिर स्वेच्छा से निवेश किया जाता है, ठीक है। इसमें लिख लेंगे थोड़ा सा, जब बाजार में मंदी का माहौल हो, जब बाजार में मंदी का माहौल हो